सिनेमा घर में सेकंड शो देखकर एक रेस्तरां में खाना खाने के बाद घर लौट रहे प्रकाश ने जैसे ही मेन रोड पर टर्न लिया, देखा सड़क पर बाईं तरफ एक युवती भागी चली आ रही है। प्रकाश को भी उधर ही जाना था। स्कूटर बढ़ाकर वो युवती के पास पहुंचा। भागते भागते थक जाने के कारण वो हाँफ रही थी और ठंडी रात होने के बावजूद पसीने से भरी हुई थी। स्कूटर धीमा कर उसने युवती से भागने का कारण पूछा तो उसने कहा, वो मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा। एक बदमाश सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था, जो अब केवल 10 कदम की दूरी पर था। प्रकाश ने फुर्ती से स्कूटर रोककर युवती को पीछे बैठ जाने को कहा। युवती स्कूटर पर बैठती इसके पहले ही वो बदमाश उनके पास पहुंच गया। प्रकाश स्कूटर से उतरकर युवती व बदमाश के बीच खड़ा हो गया। एक दो राहगीर उस समय उनके पास से गुजरे, किंतु रुका कोई नहीं। बदमाश ने चाकू निकालकर प्रकाश के सामने लहराया और बोला, बाबू तुम हमारे झमेले में मत पड़ो, इस लड़की को मुझे सौंप दो। वो बदमाश पेशावर गुंडा प्रतीत हो रहा था, किंतु मजबूत कद काठी का वह कसरती बदन वाला प्रकाश उससे डरा नहीं। कड़क कर बोला, खैरियत चाहते हो तो उल्टे पांव यहाँ से दफा हो जाओ। बदमाश को प्रकाश से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। उसने क्रोध में आकर आक्रमण के लिए चाकू वाला हाथ ऊपर उठाया। प्रकाश ने अविलंब उसकी कलाई थामकर मरोड़ दी। चाकू उसके हाथ से झिटककर सड़क पर जा गिरा। बदमाश को और अवसर ना देकर प्रकाश ने एक बलशाली घूसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। प्रकाश ने उसे संभलने का अवसर भी नहीं दिया और तड़ातड़ उस पर घूसों की बरसात कर दी। बदमाश अब बुरी तरह से जख्मी होकर सड़क पर पड़ा था। प्रकाश ने उसे उठने की स्थिति में ना देखकर युवती की तरफ देखा। युवती के लिए अभी वाला घटनाक्रम अविश्वसनीय था। वो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से उसकी तरफ देख रही थी। प्रकाश ने स्कूटर स्टार्ट कर युवती को बैठने को कहा। प्रकाश का घर अभी 3 किलोमीटर दूर था। उसने स्कूटर की स्पीड बढ़ा दी और पूछा, तुम कौन हो? वो बदमाश तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? मेरा नाम केतकी है, 10वीं तक पढ़ी हूँ। मुझे कोठे पर बैठने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर रखा था। ये मुस्टंडा कोठे की मालकिन का मुर्गा है और हम लोगों की चौकसी करता है। सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी, पर उस बदमाश ने आपके स्कूटर का नंबर देख लिया होगा। आप कौन है? वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मेरा स्कूटर नया है, अभी इस पर नंबर लिखा हुआ नहीं है। मेरा नाम प्रकाश वेदपुरा है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। नहीं प्रकाश जी, मेरे भाई मत बनो, मुझे भाई शब्द से नफरत है। प्रकाश चौंक पड़ा। बात बदलकर उसने पूछा, तुम्हें कहाँ छोड़ूं? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है प्रकाश जी। मेरा घर होता तो मैं कोठे पर क्यों होती? देखो, मेरी पत्नी अभी उनके पीहर गई है और मैं घर में अकेला हूँ, और कोई व्यवस्था होने तक मेरे घर में रहने में तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं होगा ना? ऐतराज़ करने का हक वेश्या के पास कहाँ होता है प्रकाश जी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर इस बदनसीब औरत को आप अपने यहाँ शरण देंगे। प्रकाश ने अब कुछ नहीं कहा। 3 मोड़ों के बाद उसकी कॉलोनी आ गई थी। घर पहुँचने के बाद उसने केतकी को एक कमरे में ठहराया। केतकी ने देखा कमरे में पलंग आदि सब सुविधाओं के साथ ही बाथरूम भी था। यह कमरा कम ही काम में आता था, लेकिन कमरे में हर चीज़ें करीने से सजाई गई थी। केतकी ने अनुमान लगा लिया कि प्रकाश की पत्नी निश्चित ही एक सुगढ़ गृहिणी है। कमरे में एक अलमारी रखी। तस्वीर में प्रकाश के साथ एक औरत दिखाई दे रही थी। बहुत सुंदर है प्रकाश जी की पत्नी, उसने मन ही मन में कहा। तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? क्या कुछ खाने के लिए लाऊं? प्रकाश ने पूछा। नहीं, खाना मुझे वहाँ मिल गया था। प्रकाश खाना तो खाकर आया था, लेकिन अब उसे चाय की तलब लग रही थी। उसने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। वह चाय लेकर केतकी के कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। वो 1 कप केतकी को देते हुए बोला, चाय पियो केतकी, हम लोग ठंड में आए हैं और तुमने कुछ गर्म कपड़ा भी नहीं पहन रखा है। बहुत मेहरबानी, सच में ही मुझे इस समय चाय की ज़रूरत थी। चाय हाथ में लेके केतकी ने कृतज्ञ दृष्टि उस पर डाली। वो जानती थी कि कोठे की मालकिन खाने पीने का ध्यान तो सबका रखती थी, पर अगर वो अभी कोठे पर होती तो मांगने पर भी उसे इस समय तो चाय नहीं मिलती।
चाय खत्म करके प्रकाश ने केतकी से विदा लेते हुए कहा, गुड नाइट केतकी, अब तुम सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। लगभग 12:30 का समय था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर केतकी जाग गई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, प्रकाश खड़ा था। आंखें मलकर मुस्कुराई केतकी और एक और हटकर बोली, आइए प्रकाश जी। सॉरी केतकी, तुम्हारी नींद में खलल डाला, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। यही ना, रात का समय, पत्नी मायके गई हो और एक जवान औरत घर में हो, वो भी मेरे जैसी, तो नींद कैसे आ सकती है? आखिर मर्द ही तो हो। रहा सवाल मेरी नींद का, तो हम जैसी औरतों को सोने कौन देता है प्रकाश बाबू, केतकी ने कहा और ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बकवास बंद करो केतकी, प्रकाश चिल्लाया। केतकी विस्फारित नेत्रों से उसे देखने लगी। कुछ ही क्षणों में स्वयं को संयत कर प्रकाश ने पुनः कहा, अगर किसी मजबूर लड़की के साथ ज्यादती करने को मर्दानगी कहते हैं तो रेपिस्ट घृणा के पात्र नहीं होते, इज्जत से देखे जाते। ऐसे नारकीय पुरुष तो नामर्द कहलाने के लायक होते हैं। मुझे क्षमा करो प्रकाश जी, मैंने आपके बारे में गलत सोच लिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल पुरुष कहलाने वाले कुछ जानवरों ने ही पुरुष की छवि ऐसी बना दी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ केतकी, और उसके अलावा किसी और के साथ संबंध की कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी सर्दी बढ़ गई है, मुझे रजाई में भी ठंड लगने लगी थी, तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया और तुम्हें एक अतिरिक्त कंबल निकाल कर देने के लिए चला आया था। तुमने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और कुछ भी बोलती चली गई। कमरे में अलमारी खोलकर उसमें से एक कंबल निकालकर केतकी को देते हुए प्रकाश ने अपनी बात समाप्त की। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ, आवाज़ केतकी ने उरुंदे गले से कहा। वो आगे बढ़कर प्रकाश के पाँव में गिर पड़ी। उठो केतकी, सो जाओ अब, कल सुबह मिलते हैं, कहकर प्रकाश अपने कमरे में चला गया। केतकी बहुत देर तक अपने भविष्य के बारे में सोचती रही और फिर नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगले दिन नींद खुलने पर सामने दीवार घड़ी पर उसकी नजर गई तो चौंक पड़ी। सुबह के 8 बज रहे थे। एक लंबी अंगड़ाई लेकर वो उठी और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर वहां उपलब्ध टूथपेस्ट अपनी उंगली पर लेकर मंजन किया और अपने वस्त्र सुव्यवस्थित कर वो कमरे से बाहर निकली। प्रकाश बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। केतकी को देखकर वो मुस्कुराकर बोला, अच्छे से नींद आई केतकी? जी हाँ प्रकाश बाबू, कई दिनों बाद आज जी भरकर सोई हूँ। गुड, तुम बैठकर अखबार देखो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। केतकी ने चारों ओर नजर घुमाई। बरामदे की मुंडेर पर विभिन्न सजावटी पौधों वाले गमले रखे थे। बाहरी आंगन में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। रात को जब वो यहाँ आई थी, अपनी तनावग्रस्त मन स्थिति के कारण ये मनोरम दृश्य देख नहीं पाई थी। वो उठकर मुंडेर के पास जाकर खड़ी हो गई। चंपा, सदाबहार, हर सिंगार आदि खूबसूरत पेड़ पौधे सजे आंगन को देख उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। वो अपने मन की समस्त पीड़ा भूलकर गुनगुनाने लगी, आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, बिना ही बात मुस्कुराई। 5-7 मिनट में प्रकाश पानी और चाय के कप लिए वापस बरामदे में आ गया। पदचाप सुनकर गुनगुनाना बंद कर वो पलटी और आकर कुर्सी पर बैठ गई। प्रकाश चाय की घूंटों के साथ अखबार पढ़ने का आनंद ले रहा था। चाय पीने तक दोनों तकरीबन खामोश रहे। चाय की आखिरी सिप के बाद कप टेबल पर रखकर प्रकाश केतकी की ओर उन्मुख हुआ। तब तक केतकी ने भी अपनी चाय खत्म कर ली थी। मैं अपनी उत्सुकता का दमन नहीं कर पा रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ केतकी, तुमने रास्ते में ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें भाई शब्द से नफरत है? बताती हूँ, कहानी कुछ लंबी है, आप सुन सकोगे? अवश्य सुनना चाहूँगा। आज रविवार है और कल भी ऑफिस की छुट्टी है, तो फिर फ्री हूँ। अपने माता पिता की हम 2 संतानें हैं, एक मैं और एक मेरा बड़ा भाई नीतीश। हम दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, जैसा कि कई घरों में हुआ करता है। मेरे बचपन से ही मम्मी पापा मेरे भैया को मुझसे अधिक तवज्जो देते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ये अलग बात है, पर खाने पीने से लेकर सभी मामलों में मुझसे भेदभाव किया जाता था। इसके प्रमाण में कुछ ही घटनाएं बताने लगी तो मेरी भी कहानी उपन्यास बन जाएगी। इसलिए जैसे फिल्मों में कभी कभी बचपन की कहानी बताने के बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 20 साल बाद, और छोटा बच्चा अचानक जवान हीरो के रूप में दिखाई देता है, उसी तरह मैं भी अपनी
15 वर्ष की उम्र से अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैंने 15 वर्ष की उम्र में 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की थी। भैया 2 बार फेल हुए थे, इसलिए उस साल कॉलेज की सेकंड ईयर में थी। मेरी पढ़ाई रोक दी गई और भैया आगे पढ़ते रहे। मैं हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से पास होती थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे साफ मना किया गया, ये कहकर कि लड़कियों के लिए इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। माँ ने दबी ज़बान में मुझे सपोर्ट किया, लेकिन पिताजी ने उनकी एक नहीं सुनी। मैं मन मसोच कर रह गई। केतकी इतना कहकर रुकी और गिलास से 2 घूंट पानी पिया। प्रकाश खामोशी से सुन रहा था। आप बोर तो नहीं हो रही प्रकाश बाबू? केतकी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाने से पहले पूछा। नहीं नहीं, तुम इत्मीनान से बोलती रहो। प्रकाश की उत्सुकता बढ़ रही थी। मैं 3 साल तक घर में बैठी रही। मेरी शक्ल सूरत तो साधारण ही है, जैसी कि आप देख रहे हैं। मेरी शादी के लिए कोशिश हुई, लेकिन या तो मैं लड़के वालों को पसंद ना आती या फिर लेन देन पर बात अटक जाती। घर वालों को मैं बोझ लगने लगी थी। मुझे बाहर कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक परचून की दुकान थी। पिताजी और भैया के व्यस्त होने पर कभी कभी कुछ सामान लेने मुझे वहां भेजा जाता था। मैं ज़्यादा सुंदर भले ही ना थी, लेकिन जवान तो हो रही थी, तो आते जाते लोग अन्य लड़कियों की तरह मुझे भी घूरते ही रहते थे। हमारे मोहल्ले का एक लड़का रोहित मुझे वहां आते जाते देखता रहता था। उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की। शुरू में तो मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी, लेकिन बाद में उससे बातें होने लगी। आप ये तो समझ ही सकते हैं कि जब घर में इंसान को प्यार और अपनापन नहीं मिलता तो वो बाहर कहीं प्यार तलाशता है। मेरे साथ भी वही हुआ प्रकाश बाबू। जल्दी हम दोस्त बन गए। हालांकि हमारी मुलाकात कभी कभारी होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों की हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। केतकी ने एक लंबी सांस ली। उस लड़की की उम्र क्या थी? मेरा हम उम्र ही था। सिर को हल्की सी जुम्बीश देकर प्रकाश केतकी के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। केतकी ने कुछ पल विश्राम लेकर फिर कहना शुरू किया। मैं बहुत सतर्क थी। रोहित से मेरी घनिष्ठता के बारे में मेरे घर वालों को हवा तक नहीं लगी। एक दिन रोहित ने मुझसे कहा, केतकी, तुम घर पर रहकर कुछ भी नहीं कर पा रही हो। तुम्हारा जीवन कुएं के मेंढक जैसा हो गया है। तुम अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत दुख होता है यार। उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, क्या करूं रोहित, तुम ही बताओ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है केतकी। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक अंकल से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। वो एक पहुंचे हुए डांस आर्टिस्ट है, लेकिन साथ ही एक बहुत अच्छे इंसान भी है। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं उनसे। वो मेरी क्या मदद करेंगे? अरे, वो तुम्हें डांस सिखाएंगे और एक दिन तुम डांस में माहिर हो जाओगी। उससे क्या होगा? डांस सीखकर क्या करूंगी मैं? और फिर सीखने के दौरान मैं रहूंगी कहाँ? केतकी, डांस सीखकर तुम एक डांस स्कूल खोल सकती हो, या फिर थोड़ी एक्टिंग भी सीखकर फिल्म इंडस्ट्री में घुस सकती हो। अच्छी डांसर के लिए बॉलीवुड में बहुत स्कोप है। मदन गिरी अंकल की वहाँ भी अच्छी पेट है। वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। 5-7 लड़के लड़कियों को वो फिल्म इंडस्ट्री में भेज चुके हैं। टीवी आर्टिस्ट अंजना भी उनकी ही शिष्य थी। और हाँ, रहने की जगह के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में 2 कमरे उन्होंने बाहर से आने वाली शिष्याओं के ठहरने के लिए रखे हुए हैं। उनका सारा खर्चा भी वही उठाते हैं। उन्हें इस नेक काम के लिए कई लोगों से डोनेशन मिलता रहता है। बस यूँ समझ लो कि वो इस धरती के फरिश्ता है। रोहित ने जो आइडिया दिया वो लुभाना तो बहुत था, लेकिन इतना बड़ा कदम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कहा, रोहित, बॉलीवुड में एंट्री मिलना इतना आसान नहीं है जितना तुम बता रहे हो। मुझे किसी ने बताया था मुंबई में कई लड़के लड़कियां इस कोशिश में अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लेते हैं। और फिर मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं कि कोई मुझे फिल्मों में लेने की बात सोचे भी। तुम अपने को इतना नाकाबिल क्यों मानती हो? कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? अगर तुम सुंदर नहीं होती तो क्या मैं तुम्हारे पीछे इतना दीवाना होता? केतकी, फिल्मों में चांस नहीं भी मिला तो तुम और मैं मिलकर एक डांस स्कूल तो खोल ही सकते हैं। फिर हम शादी कर लेंगे और फिर लाइफ में ऐशी ऐश है। और हमारे घर वाले, क्या इतनी आसानी से हम अपनी मनमर्जी कर सकेंगे? इतना सोचती हो? छोड़ो यार,
तुमसे नहीं होगा। क्या घर वालों को बताकर ऐसे फैसले लिए जाते हैं? मैं भी क्या फिजूल की माथापच्ची कर रहा हूँ। बनी रहो कुएं की मेंढक और सड़ती रहो घर में। नाराजगी दिखाता हुआ वो चला गया। मैं घर आने के बाद सोचती रही। मुझे लगने लगा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। केतकी की बात ध्यान से सुन रहे प्रकाश ने उसको बीच में ही टोका, पर केतकी, जब तुम्हें पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होता तो तुम्हें रोहित की बात मानने की क्यों सूझी? क्या करती मैं? घर में रहना भी तो मेरे लिए दुश्वार हो रहा था। मेरी उम्र के अन्य बच्चों की तरह मैं भी एक सुनहरे भविष्य के आकर्षण में बंध गई, और 2 दिन बाद जब उससे मिलना हुआ तो मैंने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। फिर एक दिन तय समय पर घर से 2 जोड़ी कपड़े एक बैग में लेकर एक अनजाने रास्ते पर रोहित के साथ चल पड़ी। रोहित मुझे उन मदनगिरी अंकल के घर ले गया। बहुत अच्छा घर था उनका। रोहित ने शायद उनको पहले से ही मेरे बारे में बता रखा था। मुझे उनसे मिलवाकर वो बोला, अंकल, यही है मेरी दोस्त केतकी। अच्छी लेकिन गरीब घर की है, आपसे डांस सीखना चाहती है। ठीक है रोहित, आज का तो क्लास का टाइम निकल गया है, अब कल से शुरू करेंगे। केतकी बेटी, कल से तुम रोज सुबह 10 बजे आ जाना। 12 बजे तुम्हारी क्लास खत्म हो जाया करेगी। मैंने चौंक कर रोहित की तरफ देखा। रोहित ने मुझे आंखों से इशारा करके तसल्ली दी और अंकल से बोला, अंकल, केतकी का यहाँ कोई घर नहीं है। आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये आपके यहाँ ही रहेगी। मुझे क्या दिक्कत है, ये इन बच्चों का ही तो घर है। एक बच्ची और यहाँ भी है, लेकिन 1 सप्ताह के लिए उसे कथक ट्रेनिंग सेंटर भेजा है। कल वो भी आ जाएगी। इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी और डांस भी साथ साथ सीखती रहेगी। लेकिन केतकी, तुम्हें यहाँ 3 महीने रहना होगा और मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी, तभी तुम अच्छी डांसर बन सकोगी। मैंने राजी खुशी अपनी सब कृति दे दी। रोहित मुझे वहाँ छोड़कर 2-3 दिन बाद आने का कहकर चला गया। मदनगिरी अंकल ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया। उसमें एक लोहे की दीवार वाली चारपाई और एक कुर्सी टेबल रखी थी। दीवार पर एक कांच टंगा था। स्नान घर कमरे के बाहर था। एक इंसान के रहने लायक काम चलाऊ कमरा था वो। उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरी लड़की भी मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पास वाले कमरे में वो डांस सिखाते हैं और दोनों समय का खाना भी वहीं मिलेगा। शाम को 7 बजे एक आंटी साथ वाले कमरे में खाना खाने के लिए मुझे बुलाने आई। वहाँ एक दरी बिछी हुई थी। मेरी थाली वहीं लगा दी गई थी। वो भी एक तरफ बैठ गई। कुछ ही देर में बाहर से अंकल जी की आवाज़ आई, चांदनी, केतकी खाना खा ले, फिर मेरे पास आना। जी साहब, आंटी ने जवाब दिया। आप अंकल को साहब बोलती हो? क्या आपके यहाँ पति को साहब कह के बुलाते हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। वो मेरे मर्द नहीं है, उनकी बीवी की मौत हो चुकी है। उसने इतनी रूखी आवाज़ में कहा कि आगे और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने अनुमान लगाया कि शायद वो खाना बनाने वाली होगी। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं समय पर उठ गई, नहा धोकर तैयार हुई और डांस के लिए ठीक 10 बजे पास वाले कमरे में पहुंच गई। चाय नहीं मिली थी तो थोड़ा अखरा था मुझे। खाने के पहले नाश्ता ना तो घर पर मिलता था ना ही यहाँ मिला। ये नाश्ते वाली बात शायद पैसे वालों के घर का चौंचला होता है। वो कहते हैं ना, दान की गाय के दांत नहीं देखे जाते। तो जो मिल रहा था वही बहुत है। ये सोच मैंने मन को तसल्ली दी। थोड़ी देर में वही कल वाली औरत आई और बोली, आज साहब कहीं बाहर गए हैं, बोला है कल उस दूसरी लड़की के साथ ही सिखाएंगे। तुम आज कमरे में आराम करो और दोपहर 1 बजे खाना खाने यहीं आ जाना। घर पर भी तो बैठी ही रहती थी, उल्टा काम और करना पड़ता था। यहाँ आराम तो मिल रहा है, अच्छा है, मन में सोचा मैंने और चारपाई पर पसर गई। दोपहर में खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई। शाम को अंकल बाहर से आए और मुझे बुलाकर कहा, रत्ना आज आई नहीं ट्रेनिंग सेंटर से, मैं कल सुबह उसे बुलवाता हूँ। कल से तुम्हारी क्लास चालू हो जाएगी। मैंने सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन सुबह, 1 मिनट केतकी, मुझे भूख लगाई है, तुम्हें भी लगी होगी। मैं बाहर से कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये अखबार देखो, प्रकाश ने कहा और नाश्ता लेने बाजार चला गया। क्या बिना स्वार्थ के प्रकाश जैसा उपकार कोई अन्य इंसान कर सकता था? मेरे जैसी लड़की को घर में शरण दे सकता था? कोई बिरला इंसान प्रकाश जैसा हो सकता है? मन ही मन केतकी सोच रही थी।
प्रकाश ने बाजार से लौटने के बाद 2 कप चाय बनाई और फिर दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद प्रकाश ने कहा, हाँ तो केतकी, आगे की बात बताओ। रत्ना क्या दूसरे दिन आ गई थी? डांस की क्लास उस दिन हो सकी? बताती हूँ प्रकाश बाबू। दूसरे दिन सुबह खाना खाने के बाद मदन गिरी ने मुझे फिर बुलाया और कहा, केतकी बिटिया, पता नहीं रत्ना आज भी आएगी या नहीं, मैं उसे खुद ले आता हूँ। एक काम करो, कपड़े बदल लो और तुम भी साथ चलो। ट्रेनिंग सेंटर दिखा लाता हूँ, कल को तुम्हें भी कथक सीखना ही है। मैं तैयार होकर आ गई और वो मुझे कार में साथ ले गए। कार मदन गिरी खुद चला रहे थे। प्रकाश ने केतकी के मुंह से अंकल की बजाय केवल मदन गिरी शब्द सुना तो चौंका, लेकिन कहा कुछ नहीं। केतकी का बोलना जारी था। एक पुरानी सी बस्ती में एक छोटी हवेली जैसे मकान के पास आकर कार रुकी। दरवाजे पर कॉल बेल बजाने पर एक मजबूत आदमी ने दरवाजा खोला। वह मदन गिरी को नमस्कार किया। हम लोग भीतर गए। दौड़ी व 2 बरामदों के बाद दाएं बाएं व सामने की तरफ दरवाजे थे। दाईं तरफ वाले एक बड़े हॉल में हम पहुंचे। वहां 2 लड़कियों को डांस सिखाया जा रहा था। डांस सिखाने वाले आदमी के अलावा एक अन्य आदमी जाजम पर बिछे एक बड़े से गद्दे पर बैठा हुआ था। हॉल के दरवाजे के दोनों तरफ 2 फूलों वाले गुलदस्ते सजे थे और हॉल मधमाती गंध से महक रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। इस हॉल में कोई खिड़की नहीं थी। मदन गिरी ने गद्दे के एक कोने पर मुझे बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गई। लड़कियों द्वारा किया जा रहा डांस मुझे कथक जैसा नहीं लगा। मैंने मदन गिरी से दबी आवाज में पूछा, अंकल, मैंने टीवी में कथक डांस देखा है। ये लड़कियां तो कुछ अलग ही तरह का डांस कर रही है। हाँ, अभी इन्हें कथक के पहले वाला नृत्य सिखा रहे हैं। 2 दिन बाद कथक सिखाया जाएगा, उन्होंने जवाब दिया और फिर उठकर उन 2 आदमियों में से एक से धीमी आवाज में कुछ कहा और जवाब में उसने भी कुछ कहा। वापस आकर मदन गिरी ने मुझे बताया कि रत्ना अभी कथक की क्लास में है और आधे घंटे बाद फ्री होगी, तब हमारे साथ आ जाएगी। 5 मिनट गुजरे होंगे। एक आदमी हॉल के दरवाजे पर आकर मदन गिरी को आवाज लगाकर बोला, आपको गुरुजी ने बुलाया है। वो उठकर जाने लगे तो मैं भी उठ खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने कहा, बिटिया तुम यहीं बैठो, मैं कथक वाले गुरुजी से मिलकर 5 मिनट में आता हूँ। जाने के 10-12 मिनट बाद भी वो नहीं आए तो मैंने गद्दे पर बैठे आदमी से कहा, अंकल अभी तक आए नहीं, उन्हें बुलवाइए ना। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। डांस करने वाली लड़कियों को थोड़ा ब्रेक दिया गया था। वो जाजम पर ही बैठकर आपस में बतियाने लगी थी। तभी मदन गिरी वापस आए और मुझसे बोले, चलो केतकी, तुम्हें रत्ना से मिलवाता हूँ। मैं उठकर उनके साथ चल दी। वो हॉल के सामने वाले कमरे में ले गए। उस कमरे में ही दाईं ओर एक दरवाजा था, जिसमें होकर एक पतली गली जैसा घुमावदार रास्ता निकल रहा था। हम लोग उस रास्ते पर चलने लगे। मुझे ये सब कुछ एक तलीसम जैसा लग रहा था, लेकिन मदन गिरी के कहे अनुसार चलती चली जा रही थी। करीब 20 कदम चलने के बाद हम एक कमरे के पास पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था। भीतर जाने पर देखा वो एक सुसज्जित कमरा था। यहाँ भी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कमरे में एक बेशकीमती सोफा, खूबसूरत पलंग व सुंदर कसीदेदार कवर चढ़ी एक बड़ी सेंटर टेबल के अलावा एक दीवार के पास 4 कुशन वाली कुर्सियां रखी थी। सेंटर टेबल पर बीचों बीच विलायती फूलों से सजा निहायती खूबसूरत कांच का एक गुलदस्ता रखा था। कमरे में एक और छोटा दरवाजा भी था। हम लोग 2 कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे में और किसी को ना देखकर मैंने उत्सुकता से मदन गिरी की ओर देखा। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए अपनी आंखों की पलकों को झुकाया और वापस सामने देखने लगे। कुछ ही मिनट में कमरे का भीतरी दरवाजा खुला और एक रोबीले चेहरे वाली प्रौढ़ औरत निकलकर कमरे में आई। मदन गिरी ने उसे खड़े होकर नमस्कार किया तो मैंने भी खड़े होकर नमस्कार किया। उस औरत ने जवाब में अपने चेहरे को हल्की सी झुंबीश दी। इस बार तो बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए मदन जी। जी जोरहा भाई, अभी समय ठीक नहीं चला रहा है। फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, मैंने जिस नई शीशे के लिए कहा था वो ये है केतकी, इसे रत्ना से मिलवा दीजिए। ओ, अभी बुलवाती हूँ। ये कहकर जोहरा बाई ने जोर से ताली बजाई। एक आदमी उसी भीतरी दरवाजे से आया। जोहरा बाई ने उसे रत्ना को बुलाने के लिए कहा। वो सिर झुकाकर चला गया। मुझे मामला अब कुछ पेचीदा और गड़बड़ लगने लगा था। अज्ञात भय ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया था। मुझे मदन गिरी के साथ यहाँ आने का पछतावा हो रहा था।
असमंजस था, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। वो आदमी एक सुंदर सांवली लड़की को साथ लेकर उसी दरवाजे से वापस आया। वो लड़की मात्र एक ब्लाउज और लहंगे में थी। जोहराबाई ने मदन गिरी को पास बुलाकर रुपयों की एक गड्डी दी, जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। ये देख मेरी समझ में आ गया कि मदन गिरी इस औरत का दलाल है और उसने मुझे इसके हाथ बेच दिया है। मैं भय के मारे सिर उठी और बिना विचारे दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे से बाहर निकलकर 5-7 कदम ही पहुंची थी कि उस लड़की के साथ आए आदमी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और वापस कमरे में ले आया। मैं मदन गिरी की ओर देखकर विफर पड़ी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तूने। तू तो मुझे बिटिया कहता था साले दलाल। प्रतिक्रिया में मदन गिरी ने तो कुछ भी नहीं कहा। बेशर्म की तरह मुझे देखकर केवल हंसता रहा। लेकिन जोहराबाई ने मुझे बाल पकड़कर अपनी ओर खींचा और थप्पड़ मारकर बोली, बहुत जबान चलती है रे तेरी, देखना कैसे ठीक करती हूँ तुझे। मुझे ताजुब है केत की, बहुत देर बाद तुम्हें इस खतरे का एहसास हुआ। प्रकाश ये सब सुनकर दुखी था। मदन गिरी तो एक अनजान आदमी था। मैंने रोहित पर विश्वास किया। वहीं से मेरी बर्बादी की कहानी की शुरुआत हो गई थी। प्रकाश बाबू, केत की बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अब आगे कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्रकाश जी, पहली बार अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिला है, प्लीज़ मुझे बोलने दे। बोलो केत की, बोलो, सुनूंगा मैं तुम्हारी पूरी कहानी। थैंक यू प्रकाश जी। उसके बाद मदन गिरी मेरी तरफ बेशर्मी से देखते हुए जोहराबाई को नमस्कार कर लौट गया। जोहराबाई फिर मुझसे बोली, देख छोरी, तू सीधी सादी रहेगी तो सुख पाएगी, वरना मैं क्या कर सकती हूँ, इस रत्ना से पूछ ले। तू मिलना चाहती थी ना रत्ना से, मैं तुझे इसके पास वाला कमरा दे रही हूँ, खूब बातें करना इससे। और हाँ, तेरी शादी हो गई या अभी तक पाक साफ है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जोहरा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और अपने आदमी से बोली, कलुआ, इसको ले जा रत्ना के पास वाले कमरे में और अपने तरीके से इसका मुंह खुलवा। मैं उसकी बात सुनकर बहुत डर गई और बोली, नहीं हुई मेरी शादी। मेरा जवाब सुनकर वो खिल उठी। तबीयत खुश कर दी मेरी जान तूने तो। फिर कलुआ से बोली, परसों आनंदी लाल जी का फ़ोन आया था ना, तू आज ही उनको फ़ोन करके बोल देना मुझसे आकर मिले। वही आज तो इस नई छोरी की नथ उतारेंगे। मैं उसकी नथ उतारने वाली बात का मतलब तो नहीं समझ सकी, पर अपने पर आने वाले संकट की आहट मुझे ज़रूर मिल गई थी। जोहराबाई के हुक्म से कलुआ मुझे रत्ना के साथ भीतरी चौक में ले गया, जिसमें चारों तरफ कमरे थे और बीच में एक पेड़ था। मैं चौकन्नी तो थी ही। मैंने सरसरी तौर पर गिना, कुल 14 कमरे थे। एक कमरे के दरवाजे के पास खड़ी पास में ठिठोली कर रही 4 लड़कियों ने मुझे देखकर आपस में कुछ बातें की और हंस पड़ी। फिर मेरी तरफ देखकर एक लड़की जोर से बोली, आजा मेरी नई बुलबुल, गुमसुम क्यों हो यार, 2-4 दिन में तू भी हमारी तरह ही मस्ती करेगी। रत्ना के लिए शायद ये एक सामान्य बात थी। वो मुस्कुरा दी, लेकिन मुझे उनकी ढीठ हरकतें देखकर घृणा आई और सामने देखती चुपचाप चलती रही। सामने की लाइन में बाईं ओर से दूसरा कमरा रत्ना का था और उसके पास वाला तीसरा कमरा कलुआ ने मेरे लिए खोल दिया। तो इस तरह मिल गया मुझको कोठे में मेरा नया आशियाना। मेरा सबसे पहला परिचय रत्ना से हुआ था और साथ ही उसका कमरा मेरे पड़ोस में था, इसलिए उससे मेरी अच्छी पटने लगी। पुरानी लड़कियों में से एक चंदा, जिस पर सबसे ज़्यादा कमाई होने के कारण जोहराबाई विशेष मेहरबान थी, उसकी भी रत्ना से अच्छी दोस्ती थी। मेरे उस कोठे पर पहुंचने के 4-5 दिन बाद रत्ना ने मुझे बताया कि मेरी पहली रात के ग्राहक आनंदी लाल से जोहराबाई ने 10,000 रुपये लिए थे। उसने मुझे ये भी बताया कि जोहराबाई कोठे की सभी लड़कियों को हर माह कुछ हाथ खर्च भी देती है और मेरे और रत्ना के अलावा उस कोठे में जोहराबाई के लिए टकसाल बनी 8 बदनसीब लड़कियां और थी। मैं और रत्ना 2 ही लड़कियां ऐसी थी जिन्हें वो भड़वा मदन गिरी वहाँ लाया था और हम दोनों ही कोठे से छुटकारा चाहती थी। अन्य सभी लड़कियां वहाँ के माहौल से रवां हो चुकी थी और इसलिए उनकी आपस में बनती भी अच्छी थी। लगभग 1 साल हो गया था मुझे उस नर्क में रहते हुए, जब एक दिन मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की थी लेकिन पकड़ी गई और फिर बेरहमी से मुझे पीटा गया। पीटकर भी मुझे इस बात की खुशी थी कि 1 सप्ताह तक, जब तक मेरी हालत ठीक नहीं हुई, मैं दरिंदगी से बची हुई थी। प्रकाश जी, वैसे तो हर रात मेरे लिए जहनुम की रात होती थी, पर एक रात ऐसी आई जब मुझे अपने पैदा होने का भी बेहद अफसोस हुआ।
1 मिनट के लिए रुककर केतकी ने गहरी सांस ली। प्रकाश की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। केतकी ने फिर कहना प्रारंभ किया, मैं उस रात अपने कमरे में सोई, वो नींदी हालत में थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने बेमन से दरवाज़ा खोला। रत्ना खड़ी थी। उसने कहा, यार, एक खड़ूस ग्राहक से अभी निपटी हूँ और एक और आ गया है। मुझ में अब हिम्मत नहीं बची यार। क्या तू मेरी खातिर उससे निपट लेगी प्लीज़? कहाँ है वो? मेरे कमरे में बैठा है। लेकिन वो तो एल्बम में तुझे पसंद करके आया होगा, फिर मुझे? मैंने पूछा था उससे। बोला कोई भी चलेगी, ससला मर्दू, चल भेज दे उसे। जोहरा भेजती तो उसे मना कर सकती थी क्या? फिर तुझे? थैंक यू डियर, कह के रत्ना चली गई। मैं मुंह फेरकर पलंग पर बैठ गई। रत्ना के भेजे आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर पलटी। एक दूसरे को देखते ही हम दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। प्रकाश बाबू, वो आदमी कोई और नहीं, मेरा भाई नीतीश था। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, तुम? 1 सेकंड भी रुके बिना वो हाथों में अपना मुंह छुपाकर कमरे से बाहर निकल गया। काटो तो खून नहीं, जैसी हालत हो गई थी मेरी। मैं औंधे मुंह बिस्तर पर लुढ़क गई। मुझे तो भाग्य कोठे पर ले आया था, लेकिन पापा ने नीतीश भैया को शिक्षा क्या कोठे पर आने के लिए दिलवाई थी। पापा की तरह ही भैया भी मेरे आगे की पढ़ाई के विरुद्ध था और यही कारण था कि उसने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। कहता था ज़्यादा पढ़ के केतकी बिगड़ जाएगी। उस शिक्षा लेकर क्या वो इस तरह से घर का नाम रोशन कर रहा है? मेरा मन उसके प्रति वितृष्णा से भर गया। मुझे पहली बार लगा कि मेरा भाई तो मुझसे भी गया गुजरा है। बस एक आस जरूर पैदा हुई मन में कि भैया ने जब मुझे यहाँ देख लिया है तो किसी न किसी तरह मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश जरूर करेगा। 1 सप्ताह निकला, पखवाड़ा निकला और महीना भी निकल गया, लेकिन किसी ने मुझे उस नरक से नहीं निकाला। 2 ही कारण हो सकते थे इसके। एक तो ये कि कोठे पर खुद के जाने की बात शर्म के मारे नीतीश कह ही नहीं सका हो, और दूसरा ये कि उसने कहा हो तो भी मेरे प्रति उपजी घृणा और समाज के डर से मेरे माता पिता ने मृत के समान मानकर मुझे भुला देना ही उचित समझा हो। जो भी कारण रहा हो, कोठे का जीवन मेरा भविष्य बन रहा था। उस भविष्य को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं जोहराबाई को खुश करने लगी ताकि उसका मुझ पर विश्वास बना रहे। कल रात जब आपने मुझे सड़क पर कोठे के उस बदमाश से बचाया था, उसके 1 घंटे पहले मुझे रत्ना से पता चला कि जोहराबाई एक लड़की को लेकर कहीं गई है और कोठे के 2 रखवालों में से एक रफीक शराब की बोतल खरीदने गया हुआ था। मैंने और रत्ना ने कुछ देर तक सोचने के बाद अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने पास अब तक इकट्ठे किए हुए रुपये साथ लेकर दबे पांव वहां से मुख्य दरवाजे के पास आई। पहरेदार और दूसरा रखवाला कलुआ हॉल के पास बैठे गांजा पीते हुए बातों में मशगूल थे। हम सावधानी से उन दोनों की नज़रों से बचते हुए सावधानी से हवेली से बाहर निकल आई। थोड़ी दूर ही जा सकी थी कि रफीक की नज़र हम पर पड़ गई। वो शराब की बोतलों से भरा थैला पास की एक दुकान पर रखकर हमारे पीछे पड़ा। रत्ना उसके हाथ लग गई और वो उसको साथ लेकर कोठे की तरफ गया, और शायद उसी से खबर मिलने पर कलवा मेरे पीछे लग गया और उसके बाद आप मुझे मिल गए। आपके कारण मैं तो सुरक्षित बच गई, लेकिन बदनसीब रत्ना बेचारी का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। आपने पूछा था कि मुझे भाई शब्द से नफरत क्यों है, तो वो तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, और उसके साथ ही पिता और दोस्त जैसे शब्द या यूं कहे कि संबंधों से मेरी नफरत की वजह भी आप जान गए होंगे। केतकी ने एक दर्द भरी सांस लेकर अपनी कहानी का समापन किया। प्रकाश केतकी की कहानी तो सुन ही रहा था। उसका मस्तिष्क केतकी के भावी जीवन के विषय में भी तीव्र गति से चलायमान था। केतकी की कहानी पूरी होने के बाद वो बोला, बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी केतकी। अब तुमने अपने अगले जीवन के बारे में क्या सोचा है? सोचने का समय ही कहाँ मिला है। वैसे भी कटी पतंग अपना भविष्य स्वयं तो निर्धारित कर ही नहीं सकती ना प्रकाश बाबू। चलो अब कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तुम थक गई होगी अपनी कहानी कहते कहते, और भूख भी लगी होगी। हम दोनों ने नाश्ता भी तो नहीं किया है। प्रकाश बाबू, अगर मेरे हाथ का बना खाना खाने में आपको एतराज़ ना हो तो मैं बना देती हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। घर पर रहती थी तो ये काम तो अपनी मम्मी से अच्छे से सीख लिया था मैंने। केतकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था बाजार से ऑर्डर करके कुछ मंगवा लूँ, पर तुमने जब ऐतराज़ वाली बात कह ही दी है तो अब मैं चाहूँगा
कि खाना तुम ही बनाओ, मैं तुम्हें किचन की सारी व्यवस्था बताए देता हूँ। प्रकाश ने केतकी को किचन में ले जाकर सभी सामान वह फ्रीज में रखी सब्जियां वगैरह बता दी। वह केतकी हाथ धोकर खाना बनाने में लग गई। केतकी खाना बना रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह स्थिर नहीं था। पिछले समय की विभीषिका और आने वाले समय से संबंधित आशंकाएं उसके मन को उद्वेलित कर रही थी। इन सब के मध्य रोहित का विश्वासघात उसके हृदय को बार बार झकझोर रहा था। कहाँ उसके द्वारा फरिश्ता कहकर बतलाया गया नराधम मदन गिरी, और कहाँ ये सचमुच का फरिश्ता प्रकाश। जैसे उसके मस्तिष्क में प्रकाश का चेहरा उभरता, एक शीतल एहसास उसके जलते तन मन में प्राणवायु का संचार कर देता था। ड्राइंग रूम में बैठकर प्रकाश ने केतकी के भविष्य के लिए एक रूपरेखा अपने मन में तैयार कर ली थी। केतकी द्वारा खाना तैयार हो जाने की सूचना मिलने पर उसकी मदद से प्रकाश ने डाइनिंग स्पेस में तैयार भोजन व प्लेट्स आदि टेबल पर लगा दिए। खाने के 1-2-3 ग्रास उदरस्त होने के तुरंत बाद प्रकाश ने कहा, इतना स्वादिष्ट भोजन या तो मेरी पत्नी बनाती है या फिर तुमने बनाया केतकी। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। कहाँ वो देवी और कहाँ मैं पतिता। इतना बढ़ा चढ़ा कर ना कहे प्रकाश जी कि मैं शर्म के मारे जमीन में ही गड़ जाऊं। नहीं केतकी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि इतनी सुंदर भाषा तुम कैसे बोल लेती हो। माँ सरस्वती की कृपा से मेरी हिंदी शुरू से ही अच्छी रही है। लज्जाते हुए केतकी बोली। प्रकाश उसके चेहरे पर आए लज्जा भाव को देख चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि इतनी सौम्यता और लज्जाशीलता एक ऐसी युवती के चेहरे पर भी हो सकती है जो हाल ही वेश्या का जीवन जी चुकी है। वेश्या शब्द का अर्थ ही कितना घिनौना है, जबकि वेश्या के रूप में जीवन यापन करने वाली स्त्रियों में से कितनी ही मासूम अबलाएं केतकी की तरह ही व्यवस्था के साथ जी रही होगी। इस विचार के साथ ही प्रकाश का मन दुखी हो गया। खाना खा लेने के बाद प्रकाश ने कहा, केतकी तुम अब अपने कमरे में आराम करो, मैं भी 1-8 घंटे के लिए आराम करूंगा। जी कहकर केतकी अपने कमरे में चली गई। शाम को प्रकाश अपने बेडरूम से बाहर आया तो देखा केतकी बरामदे में बैठी पूरे मनोयोग से लॉन को निहार रही थी। प्रकाश के कदमों की आहट भी केतकी की तन्मयता को भंग नहीं कर सकी थी। किन विचारों में खो रही हो केतकी? प्रकाश ने उसके करीब पहुंचने के कुछ क्षणों बाद पूछा। अरे प्रकाश बाबू, क्षमा करें, आप खड़े हैं, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम तो बहुत विचार मगन थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही, केतकी ने कहा और मुस्कुरा दी। प्रकाश कुर्सी पर बैठ गया और बोला, केतकी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोच विचार करने के बाद कुछ निश्चय किया है। केतकी ने प्रश्न सूचक निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे एक ही जगह तुम्हारे लिए अच्छी और सुरक्षित दिखाई दे रही है केतकी, और वो है महिला आश्रम। अगर तुम सहमत हो तो मैं आज ही समाज कल्याण अधिकारी से बात करता हूँ। मेरे बड़े भाई के मित्र होने के नाते उनसे थोड़ा परिचय भी है। मेरी सहमति की क्या बात हुई प्रकाश जी, और मेरा कोई ठिकाना है ही कहाँ, और फिर मेरे लिए आपसे अधिक बेहतर और कौन सोचेगा। फिर 1-2 वर्ष बाद तुम्हारी शादी के लिए भी प्रयास करेंगे। मेरी शादी? मुझसे शादी कौन करेगा? क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं प्रकाश बाबू? मेरा अतीत हर जगह मेरा पीछा नहीं करेगा, और फिर अब मैं शादी करके क्या करूँगी? कैसे अन्याय कर सकूँगी उसके साथ और अपने साथ भी? तुम बहुत अच्छी लड़की हो केतकी, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने दो। और हाँ, तुम अगर साथ चलो तो 1-2 रेडीमेड ड्रेसेस खरीद ले तुम्हारे लिए। विषय बदलकर प्रकाश ने कहा, इन कपड़ों में मैं आपके साथ बाहर कैसे जा सकूंगी? मैं अपने नाप और पैसे दे देती हूँ, आप ही ले आइए ना प्लीज़। ठीक है, मैं ही ले आता हूँ, तुम नाप दे दो। पैसों की चिंता मत करो मेरे पास। मैं अपने इकट्ठे किए हुए पैसे साथ लेकर आई हूँ। पैसे तो मुझसे लेने ही होंगे आपको। वैसे भी आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। ठीक है, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। प्रकाश घर से निकलकर रविवार होने के कारण सीधा समाज कल्याण अधिकारी श्री जगन मोहता के घर गया। श्री मोहता घर पर ही थे। उन्होंने देखते ही प्रकाश का स्वागत किया। आओ प्रकाश, आज कैसे रास्ता भूल गए? बस भाई साहब, कुछ काम आन पड़ा था, सो कष्ट देने चला आया। प्रकाश ने मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया। आओ भीतर आओ। प्रकाश को सोफे पर बिठाने के बाद मोहता जी ने पूछा, पहले ये बताओ कि चाय कॉफ़ी लोगे या कुछ ठंडा? भाई साहब, फिर कभी, थोड़ी जल्दी में हूँ, आज क्षमा चाहूँगा। मोहता जी ने अधिक आग्रह नहीं किया। बोले,
हाँ तो बताओ, मुझसे क्या मदद चाहते हो? प्रकाश ने बिना वक्त गवाए केतकी से संबंधित आवश्यक बातें संक्षेप में बताकर कहा। तो भाई साहब, केतकी का कोई और आश्रय ठिकाना नहीं है। यदि महिला आश्रम में जगह मिल जाए तो उस बेचारी पर आपका बहुत उपकार होगा। मोहता जी ने तुरंत महिला आश्रम के मैनेजर को फ़ोन लगाया। उनकी फ़ोन पर हो रही बातें सुनकर प्रकाश के चेहरे पर खुशी की रेखाएं उभर रही थी। तुम्हारा काम हो गया प्रकाश, केतकी का भाग्य अच्छा है, एक जगह खाली मिल गई उनके वहाँ। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ भाई साहब कि एक बदनसीब का भी भाग्य अच्छा हो सकता है, फीकी मुस्कान के साथ प्रकाश ने कहा। सही कह रहा हूँ प्रकाश, मैनेजर ने बताया था कि रिनोवेशन के चलते 4 औरतों को कल वहाँ किसी अन्य जगह शिफ्ट किया जाना है। केतकी की खातिर वो 4 की बजाय 5 औरतों को शिफ्ट कर देंगे। हाँ, केतकी को वहाँ अपना आचरण ठीक रखना होगा। जहाँ तक मैं केतकी को समझ सका हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। केतकी का भाग्य इस मायने में अच्छा है कि आपकी मेहरबानी से काम हो रहा है। मेहरबानी काहे की, सरकार से हमें वेतन ही इसी बात का मिलता है कि हम ज़रूरतमंद लोगों का काम कर सके। तो कल ले जाऊं केतकी को वहाँ। इन एनी केस प्रकाश, मोहता जी ने जवाब दिया। प्रकाश मोहता जी को धन्यवाद देकर रेडीमेड स्टोर पर गया। वो केतकी के नाप के 2 सलवार सूट, एक आसमानी और एक हल्के गुलाबी रंग का खरीद कर घर आ गया। बचे हुए पैसे केतकी को लौटाकर वो बोला, एक बार एक सूट पहनकर फिटिंग चेक कर लो, दोनों एक ही नाप की हैं। जी कहकर केतकी अपने कमरे में गई और आसमानी सूट पहनकर बाहर आई। प्रकाश ने उसे सूट में देखा तो अवाक रह गया। सूट केतकी को बहुत सूट कर रहा था। उसकी सराहना युक्त नजरें भांपकर केतकी ने उत्साहपूर्वक कहा, फिटिंग भी एकदम सही है प्रकाश बाबू, थैंक यू सो मच। प्रकाश मुस्कुरा दिया और बोला, केतकी बधाई, हम कल महिला आश्रम जा रहे हैं। ओह, काम हो गया प्रकाश जी? हाँ, समाज कल्याण अधिकारी जी के प्रयास से काम हो गया। सोमवार को प्रकाश के ऑफिस की छुट्टी थी। वो केतकी को साथ ले स्थानीय महिला आश्रम के कार्यालय के लिए निकला। रास्ते में केतकी ने अपने साथ लाया एक पैकेट सड़क के किनारे रखी कचरा पेटी में फेंका और वापस स्कूटर पर बैठ गई। ये क्या फेंका केतकी तुमने? प्रकाश ने पूछा। मेरे पिछले पापी जीवन की निशानी, मेरी वहाँ की ड्रेस, केतकी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटी के बाद वहाँ के मैनेजर ने भी केतकी के पूर्व जीवन को देखते हुए इस बात का आश्वासन चाहा कि केतकी अपना आचरण आश्रम में अच्छा रखेगी। प्रकाश के द्वारा इस बात का लिखित में प्रमाणीकरण दिए जाने के बाद केतकी को महिला आश्रम में प्रवेश दिया जाकर एक कमरा दिया गया। मैनेजर को धन्यवाद देकर प्रकाश जब महिला आश्रम के गेट की तरफ बढ़ा तो उसने देखा केतकी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। जैसे ही वो रुका, केतकी ने डबडबाई नेत्रों से उसकी ओर देखा और झुककर उसके पाँव की निकट की एक चुटकी धूल लेकर अपने माथे पर चढ़ाई। अरे ऐसा मत करो केतकी, भगवान को शायद किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देख लिया है। आप मेरे लिए साक्षात भगवान है प्रकाश बाबू। केतकी के जीवन की दर्द भरी कहानी के कारण प्रकाश दुखी तो था ही, किंतु आज उसकी आंखों में आंसू भी झलक पड़े। नहीं केतकी, मैंने तो एक छोटा सा मानव धर्म निभाया है, भगवान कहकर मुझे लज्जित मत करो। अब जाओ अपने कमरे में और बेफिक्र होकर आराम करो। पाँव जम रहे थे केतकी के, पर उसे लौटना था। एक तीव्र आसक्ति भाव ने उसके हृदय को जकड़ लिया था। ये किस तरह की आसक्ति है? क्यों मेरा दिल खींचा चला जा रहा है प्रकाश जी के साथ? क्या ये प्यार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो सोचना भी पाप है। प्रकाश जी सिर्फ मेरे रहनुमा है, मेरे मुक्तिदाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। हृदय में उमड़ रही पीड़ा के जवार को बामुश्किल थामकर वो कतार स्वर में बोली, अपनी पत्नी को इस अभागिन का प्रणाम जरूर कहना प्रकाश जी। अधिकार तो नहीं है, पर एक याचना अवश्य करूंगी। क्या कभी कभार यहाँ आकर आप मेरी सुध ले सकेंगे? आश्वासन की मुद्रा में सिर हिलाकर बोझिल कदम लिए प्रकाश आश्रम के बाहर आया। केतकी की दास्तां ने प्रकाश को बहुत विचलित कर दिया था। एक ही विचार उसके मस्तिष्क को बारंबार कुरेद रहा था कि कैसे दुर्भाग्य एक अच्छे भले इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। सुबह उसे पत्नी को लेने रेलवे स्टेशन जाना था और वो जल्दी ही बिस्तर पर चला गया, किंतु प्रयास करने पर भी देर रात तक उसे नींद नहीं आई। प्रातः उठा तो घड़ी देखकर वो हड़बड़ा गया। उफ, 8 बज गए। दिव्या की ट्रेन 8:35 पर स्टेशन पर आ जाएगी, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। वो हड़बड़ाया और वॉशरूम में घुस गया।
प्रकाश दिव्या को रिसीव करने रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वो स्टेशन के बाहर टैक्सी वाले से बातें करती दिखाई दी। दिव्या उसके देर से आने के कारण कुछ नाराज थी, किंतु उसे देखकर बरबसी मुस्कुरा दी। घर आते समय दिव्या ने नोटिस किया प्रकाश कुछ खामोश खामोश सा है। दिव्या ने उसकी मन स्थिति भांपकर पूछा, प्रकाश तुम इतने अनमने क्यों नजर आ रहे हो? मुझे लेने आने में भी इतनी देर कर दी। कुछ भी तो नहीं दिव्या, आज सुबह उठने में कुछ देर हो गई थी, प्रकाश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो सोच रहा था कि शाम को ऑफिस से आने के बाद तसल्ली से दिव्या को केतकी के बारे में बताएगा। घर पहुंचने के बाद फ्रेश होकर दिव्या ने फुर्ती से खाना तैयार किया और दोनों साथ में ही खाना खाने बैठे। खाना खाकर प्रकाश ऑफिस के लिए दरवाजे से बाहर निकला तो दिव्या ने कहा, प्रकाश आज तो रोजाना की खास बात ही भूल गई। प्रकाश ने चौंक कर देखा, दिव्या के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो दिव्या का आशय समझकर वापस लौटा और उसके होठों पर चुंबन अंकित कर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो दिव्या ने अपना मुंह फुलाकर रखा हुआ था। प्रकाश ने उससे गुस्से का सबब पूछा तो वो जवाब दिए बिना बेडरूम में चली गई। वो जूते खोलकर भीतर गया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, क्या बात है दिव्या, किस बात से नाराज हो? मेरी एब्सेंस में कौन औरत आई थी घर में? दिव्या ने सीधे ही प्रहार किया। तुम्हें कैसे पता चला? प्रकाश ने हंसते हुए दिव्या के प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही दिया। ओह, तो तुम्हें इस बात पर भी कोई शर्म नहीं है कि मुझे पता चल गया है? दिव्या ने क्रोध मिश्रित अचरज से उसकी ओर देखकर कहा। पलंग पर उसके निकट बैठते हुए प्रकाश गंभीर स्वर में बोला, दिव्या तुम्हें बुरा तो लगेगा, किंतु सोचता हूँ जब तुम्हें पता चल ही गया है तो बता देना ही ठीक होगा। दिव्या उसकी बात सुनकर मौन रही। वो अंदर ही अंदर डूबी जा रही थी। मैं सुबह जल्दी में होने के कारण तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाया था। सोचा था कि शाम को ये बात बताऊंगा। तुमने मुझसे मेरी कैफियत पूछी पर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि तुम्हें पता कैसे चला। प्रकाश अभी भी गंभीर था। मैं किसी काम से गेस्ट रूम में गई थी तो मुझे बिस्तर पर तकिए पर एक लंबा बाल दिखाई दिया था। दिव्या ने गंभीर रुहान से स्वर में जवाब दिया। उसका नाम केतकी है, बहुत अच्छी लड़की है, होगी मेरी बला से, आगे बोलो। कुछ प्रकृतिस्थ होकर दिव्या ने कहा। वो मन ही मन आगे आने वाली स्थिति के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। शनिवार की रात मैं मूवी देखकर लौट रहा था तो वो सड़क पर बेतहाशा दौड़ती हुई मुझे दिखाई दी थी। एक बदमाश उसका पीछा कर रहा था, प्रकाश ने कहना जारी रखा। और तुमने उस बदमाश को साउथ के हीरो की तरह उछल उछल कर खूब मारा होगा, यही ना? अब आगे बताओ। जाहिर है कि तुम मुझसे नाराज हो सो चाय नहीं पिलाओगी, लेकिन मुझे तो चाय की जबरदस्त तलब लग रही है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ऑफिस से आते ही चाय चाहिए। अगर चाय तुम नहीं बनाओगी तो मुझे ही किचन में जाना पड़ेगा। बुला लाओ अपनी केतकी को चाय बनाने के लिए, जहाँ भी हो वो, दिव्या ने रूखेपन से जवाब में कहा। प्रकाश ने उठने का उपक्रम किया तो वो झल्लाकर उठी और चाय बनाने किचन की ओर बढ़ चली। दिव्या जब किचन से लौटकर आई तो उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में केवल एक कप था। एक कोने में रखी टेबल को प्रकाश के पास लाकर उसने चाय का कप टेबल पर रख दिया और पलंग पर बैठ गई। हमेशा के विपरीत दिव्या आज केवल एक कप चाय बनाकर लाई थी। तुम्हारी चाय कहाँ है? प्रकाश ने पूछा। मेरी इच्छा नहीं है, प्रकाश ने ठाका लगाया और बोला। चाय तो मैं तभी पीऊँगा जब तुम भी साथ दोगी। मैंने कहा ना, मुझे चाय नहीं पीनी है, रूखे स्वर में दिव्या ने कहा। प्रकाश खिसक कर दिव्या के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दिव्या वो लड़की कोठे से भाग कर आई थी, मुसीबत की मारी एक वेश्या है। अपने कंधे से प्रकाश का हाथ झटक कर दिव्या ने अपनी भौहें चढ़ाकर व्यंग किया। ओह, तब तो आपने बहुत पुण्य का काम किया है। अब मुझे तलाक देकर उसकी मांग में सिंदूर भी भर दो, बहुत बड़े समाज सेवी कहलाओगी। अरे मेरी रानी, बिगड़ो मत। किसी लड़की की मदद क्या इसी उद्देश्य से की जाती है? गुस्सा थूक दो और मेरी बात शांति से सुनो। पति के इस कथन के बावजूद दिव्या के मन का संदेह मिट नहीं सका। फिर भी उसने जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा। प्रकाश ने केतकी से जुड़ी सारी बात संक्षेप में किंतु सिलसिलेवार दिव्या को बताई। 10-12 मिनट लग गए प्रकाश को सारी बात कहने में। सामने की खिड़की से बाहर उसकी दृष्टि गई। सांझ होने जा रही थी। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसने दिव्या की ओर नजर घुमाई। अब तक खामोशी से सुन रही दिव्या बोली, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें गलत समझा।
लेकिन प्रकाश, तुम पहली बार में ही मुझे स्पष्ट बात बता सकते थे जब मैंने अपना शक जाहिर किया था। तुम घुमा फिराकर बातें क्यों करते रहे? तुम्हारी मजे कैसे लेता फिर मैं? ठहाका लगाकर प्रकाश ने जवाब दिया। तुम बहुत खराब हो। तुम्हारी इस मजाक ने मेरी तो जान ही सासत में डाल दी थी। मुझ पर पूरा भरोसा होता तो तुम यूँ विचलित नहीं होती दिव्या। ऐसे तो कभी कोई कुछ भी कह देगा मेरे बारे में और तुम विश्वास कर लोगी। अपनी आंखें दिव्या की आंखों में डालकर प्रकाश ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुस्कुराकर दिव्या ने जवाब दिया। प्रकाश अपनी जगह से उठा और दिव्या का हाथ पकड़कर उसे बरामदे की ओर ले गया। कहाँ ले जा रहे हो प्रकाश? विस्मय पूर्वक दिव्या ने पूछा। प्रकाश मौन रहा। बरामदे की दोनों सीढ़ियां उतरकर वो उसे लॉन में ले आया। ओ, ये नया खिला हुआ गुलाब, ये तो मैंने दोपहर में ही देख लिया था, दिव्या ने हंसते हुए कहा। नहीं दिव्या, उधर पश्चिम में देखो। अस्ताचल में अस्त हो रहे सूर्य को देख रही हो? प्रकाश ने पूछा। दिव्या ने प्रकाश की ओर दृष्टि डाली। उसकी आंखों में पुण्य विस्मय था। वो अभी अस्त हो जाएगा, कल फिर वो उदय होगा या नहीं? प्रकाश ने पुनः पूछा। कैसा सवाल है, क्यों उदय नहीं होगा? अवश्य होगा। जितना तुम इस बात पर यकीन करती हो दिव्या, उतना ही यकीन इस बात का कर सकती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं। दिव्या ने स्निग्ध दृष्टि प्रकाश पर डाली। उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी अपरिपक्व सोच पर आक्रोश हो आया। कुछ ही क्षणों के लिए दोनों अस्त होते सूर्य की छटा को निहारते रहे। जैसे ही सूर्य विलोपित हुआ, दोनों भीतर लौटे। प्रकाश बरामदे में दीवार पर लगे दर्पण के पास जाकर खड़ा हुआ और दिव्या को अपने पास बुलाया। अब दिव्या और प्रकाश दोनों दर्पण में कभी स्वयं को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। दिव्या इस बार भी नहीं जान सकी कि प्रकाश क्या कहने वाला है। दिव्या, जानती हो तुम कितनी सुंदर हो? तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम सुंदर नहीं भी होती तो भी मेरी नजरें किसी दूसरी औरत की ओर नहीं उठती, दिव्या ने पलटकर प्रकाश के गले में डाल दी और अनूने भरे स्वर में बोली। मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह से जान गई हूँ। मुझे और अधिक विश्वास दिलाने की आवश्यकता कतई नहीं है। मेरे अपराध के लिए मुझे कब तक लज्जित करोगे प्रकाश? बाहों में भरकर प्रकाश ने उसके होठों पर प्यार का चिन्ह अंकित कर दिया। दिव्या एक बेल की तरह बेसकता उससे लिपट गई। 2 बूंदें उसकी आंखों से निकलकर प्रकाश के सीने पर आ गिरी। लगभग 1 पखवाड़े बाद जब प्रकाश व दिव्या डिनर के बाद टीवी देख रहे थे, महिला आश्रम का रिनोवेशन कार्य समाप्त होने व वहां से अन्य अस्थायी आवास में भेजी गई महिलाओं को पुण्य महिला आश्रम में लाए जाने से संबंधित समाचार आ रहा था। इस समाचार के साथ ही प्रकाश को केतकी का ध्यान हो आया। उसने दिव्या से कहा, दिव्या, सोचता हूँ एक बार केतकी को मिलाया जाए। तुम भी साथ चलोगी तो उसे बहुत खुशी होगी। तुम कहते हो तो चलूंगी, पर क्या मेरा वहाँ चलना उचित होगा? इसमें बुरा भी क्या है? नहीं चलना चाहो तो और बात है। ठीक है, जब जाना हो बता देना, चले जाएंगे। इस संडे की शाम चलते हैं। रविवार की शाम दोनों महिला आश्रम पहुंचे। मैनेजर ने दोनों को अतिथि गृह में बैठाकर केतकी को बुलवाया। केतकी डरते डरते आई कि पता नहीं कौन उससे मिलने आया है। प्रकाश को देखा तो उसका मन खिल उठा। उसके मन में एक धुंधली सी आस थी ही कि प्रकाश आएगा। प्रकाश के साथ एक महिला को देखकर उसने अनुमान लगा लिया कि वो उसकी पत्नी ही हो सकती है। दोनों को प्रणाम करके वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसके प्रणाम का जवाब देकर प्रकाश दिव्या का परिचय कराने के बाद बोला, कैसी हो केतकी? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? जी अच्छी हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। दिव्या मैडम को देखकर बहुत अच्छा लगा। केतकी चाह रही थी कि वो दिव्या से बात करे। उसने दरवाजे व खिड़कियों की तरफ ध्यान से देखा। अतिथि गृह में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं है, ये सुनिश्चित करके वो दिव्या की ओर मुखातिब हुई। मैडम, प्रकाश ने मेरे लिए जो कुछ किया है 7 जन्मों में भी उसका चुकारा नहीं कर सकूंगी। आप भाग्यशाली है कि ऐसा देव पुरुष आपको जीवन साथी के रूप में मिला है। हाँ केतकी, 16 आने सच है ये। इन्होंने मुझे यहाँ साथ आने के लिए कहा तो मैंने तुरंत सहमति दे दी ताकि जान सकूं कि इतनी साहसी और संघर्ष कर सकने वाली लड़की आखिर है कौन। प्रकाश भी तभी किसी की मदद करते हैं जब ये समझ लेते हैं कि वो शख्स इसका पात्र है भी या नहीं। अरे भाई, तुम दोनों मुझे क्यों लपेट रही हो? इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ मैं, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। कुछ देर तक आश्रम की कार्य प्रणाली व व्यवस्था के बारे में उन लोगों के मध्य वार्तालाप चलता रहा। अंत में प्रकाश ने
बातचीत का समापन करने के इरादे से कहा, बस यही कुछ जानने व तुम्हें मिलने के इरादे से हम यहाँ आए थे। अब हम चलते हैं। तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, कोई भी काम हो तुम बात कर सकती हो। जी प्रकाश बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया, नम्रता पूर्वक केतकी ने जवाब दिया। प्रकाश और दिव्या इसके बाद केतकी से विदा लेकर चले आए। दरवाजे तक छोड़ने आई केतकी उनको जाते हुए तब तक देखती रही जब उनका स्कूटर दृष्टि से ओझल न हो गया। घर लौटने के बाद दिव्या ने कहा, केतकी से बात करके लगा ही नहीं कि कभी वो वैसा भी रही है। तुम सही कह रहे थे, वो एक भली लड़की है, बेचारी ने कितना दुख झेला है। हाँ दिव्या, घर से निकल जाना और किसी अन्य पर विश्वास कर लेना, यही मात्र उसकी गलती थी जिसका उसे इतना बड़ा दंड मिला। मैं केतकी से अधिक दोषी उसके पेरेंट्स और भाई को मानती हूँ, जिन्होंने उसकी आगे पढ़ने की तमन्ना का गला घोटा। वो लोग पढ़ाई का खर्चा नहीं कर सकने की स्थिति में होते तो और बात थी। जो भी हो, भुगतना तो उस बेचारी को ही पड़ा। प्रकाश ने एक लंबी सांस ली। ईश्वर करे अब उसके साथ जिंदगी में कुछ भी बुरा ना हो, दिव्या ने कहा और चाय बनाने किचन में चली गई। समय को गुजरना होता है, वो गुजरता गया। अगले 2 माह तक प्रकाश कुछ तो व्यवस्थावश, कुछ आलस्यवश केतकी को मिलने का समय नहीं निकाल सका। कल आऊँगा, परसों आऊँगा, यूं सोचते समय निकलता रहा। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, उसे केतकी का ध्यान हो आया। ऑफिस के किसी काम से वो महिला आश्रम वाली रोड के पास ही स्थित एक अन्य ऑफिस गया था। घर जाने के बाद फिर इधर आने का शायद मूड ना बने, ये सोचकर उसने आश्रम की तरफ स्कूटर का रुख कर लिया। आश्रम पहुंचा तो वहां कोई अन्य व्यक्ति मैनेजर के रूप में मिला। प्रकाश समझ गया शायद नया मैनेजर आ गया है। उसने अपना परिचय दिया। वो केतकी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। देखिए साहब, आश्रम के नियमों के अनुसार आश्रम की किसी भी महिला की जानकारी किसी अजनबी को देना या उससे मिलवाना निषेधित है। आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लगभग 2.5 माह पहले आश्रम में उसको प्रवेश दिलवाने में ही आया था, प्रकाश ने स्पष्ट किया। मैनेजर ने प्रवेश रजिस्टर निकाला। वह प्रकाश के बताए समय की प्रविष्टियां देखी। संतुष्ट होने के बाद उसने बताया, प्रकाश जी, केतकी अब आश्रम में नहीं है। वो शादी करने के बाद आश्रम से चली गई है। शादी? केतकी ने शादी कर ली? इसमें आश्चर्य की क्या बात है श्रीमान जी, क्या वो शादी नहीं कर सकती? ओ, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है अनायास ही उसने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? किससे शादी हुई है उसकी? एक आदमी से हुई है, मैनेजर ने मुस्कुराया। प्रकाश भी उसके चूहल को देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक समाज सेवी है, कभी कभी आश्रम आ जाया करते हैं। उन्हें केतकी पसंद आ गई और शादी का प्रस्ताव रखा। उम्र कुछ ज्यादा है, यही कुछ 50 के आसपास, पर भला आदमी है, मैनेजर ने स्पष्ट किया। लेकिन केतकी तो मुश्किल से 20 वर्ष की है। प्रकाश जी, हमने उनकी इच्छा देखी तो मिलवा दिया केतकी से। केतकी ने शुरू में तो अनिच्छा जाहिर की, लेकिन 1 सप्ताह बाद वो दोबारा आए और दोनों में बात हुई तो फिर मान गई वो। 1 सप्ताह पहले कोर्ट में हुई शादी। वैसे भी उस जैसी लड़की से उसका कोई हमवेशक तो शादी करता नहीं, मैनेजर ने भोड़े सवर में कहा और हंस दिया। मैनेजर के बोलने का ढंग प्रकाश को अच्छा नहीं लगा और बात बदलकर बोला, आप मुझे उस समाजसेवी सज्जन का नाम बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसका नाम है राम साहे जी। उनका पता है, 1 मिनट रुकिए। मैनेजर ने एक अन्य रजिस्टर खोलकर देखा और 3-4 पृष्ठ पलटने के बाद एक जगह नज़र टिकाकर पुनः बोला, हाँ नोट कीजिए, मकान नंबर 28, गली नंबर 5, कमलेश्वर मार्ग। वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। प्रकाश ने पता अपने फ़ोन में लिखा और धन्यवाद कहकर चला गया। प्रकाश ने जब दिव्या को ये बात बताई तो उसे भी अफसोस तो हुआ, किंतु प्रकाश को समझाते हुए बोली, उम्र का फासला लंबा तो ज़रूर है प्रकाश, मगर शादी करके उसका जीवन तो व्यवस्थित हो जाएगा। मुझे तो लगता है उसने सही फैसला लिया है। प्रकाश ने निश्चय कर लिया कि 5-7 दिन में ही वो केतकी की खोज खबर करने रामेश्वर जी के घर जाएगा। अपने निश्चय के अनुसार वो आने वाली रविवार की दोपहर राम साहे के घर के लिए निकल चला। बताए पते पर कुछ मकानों पर पुराने नंबर अंकित थे। 100 नंबर से तो नहीं, किंतु वहाँ 1-2 व्यक्तियों से पूछने पर मकान आसानी से मिल गया। उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई तो केतकी स्वयं बाहर आई। प्रकाश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आइए प्रकाश बाबू, इस बार तो बहुत दिनों बाद आए हैं आप, भीतर आइए। अंदर सोफे पर बैठने के बाद केतकी पानी लेकर आई और बोली, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, आप बैठिए,
मैं 2 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। प्रकाश ने कुछ सोचकर मना नहीं किया। केतकी चाय के कप लेकर आई। चाय पीते पीते केतकी बोली, आप पूछे उसके पहले ही बता देती हूँ कि मैं अच्छे से रह रही हूँ और मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। समाज सेवा के अलावा उनकी प्रॉपर्टी का भी काम है, इसलिए आर्थिक रूप से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर वो मुस्कुरा दी। प्रकाश को उसका सहज हास्य देख के प्रसन्नता हुई, लेकिन उसे अपने आप पर हंसी भी आई कि वो जबरदस्ती उसका अभिभावक बना हुआ है। केतकी को खुश देखकर वो आश्वस्त हुआ और बोला, ये देखकर सच में ही बहुत खुश हूँ मैं कि तुम अब प्रसन्न हो। लेकिन केतकी, तुमने अपनी शादी की सूचना नहीं दी मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन मैं मजबूर थी। आपकी सलाह और मौजूदगी मुझे बहुत ताकत देती है प्रकाश जी। लेकिन मेरा मोबाइल कहीं खो गया था जिसमें आपका नंबर सेव था। मुझे आपका नंबर भी याद नहीं था कि आश्रम की लैंडलाइन से ही फोन कर दूं। कुछ देर की बातचीत के बाद प्रकाश ने कहा, राम साई जी अभी तक आए नहीं। कोई बात नहीं, उनसे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है प्रकाश बाबू, फिर आइएगा। दिव्या जी को मेरा नमस्कार अवश्य कहिएगा। हाथ जोड़कर केतकी बोली। हाँ केतकी, अवश्य कहूँगा। प्रकाश नमस्कार का जवाब देकर बाहर निकला। राम साहे की उम्र ज्यादा अवश्य है, किंतु केतकी उनके साथ सुखी है। वहां से लौटते समय प्रकाश संतुष्ट था कि अब केतकी का घर बस गया है। प्रकाश के मुख से ये खुशखबरी सुनकर दिव्या को भी प्रसन्नता हुई। प्रकाश ने दिव्या से कहा, केतकी अपनी लाइफ में खुश है, इसलिए अब हमें केतकी के बारे में सोचने, चिंता करने या उससे मिलने जाने की आवश्यकता नहीं है। एक अघोषित जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हो तुम, बधाई हो, मुस्कुराई दिव्या। 4 माह बाद उस दिन राजकीय अवकाश था। लंच के बाद दिव्या ने सुझाव दिया, प्रकाश बहुत दिन हो गए मूवी देखे, कोई थ्रिलर मूवी लगाते हैं यूट्यूब से। अच्छी याद दिलाई तुमने। PVR में कल ही लगी है थ्रिलर मूवी हसीन दिलरुबा, चलते हैं आज। नहीं यार, आज कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है, यहाँ टीवी पर ही देखेंगे। दिव्या PVR जाने से अरुचि व्यक्त करते हुए लिविंग रूम में टीवी के सामने सोफे पर बैठे प्रकाश के पास ही पसर गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, कहकर प्रकाश ने रिमोट उठाकर टीवी लगाया। टीवी चालू होते ही उस पर नवजीवन चैनल पर पिछले दिन लगाया गया आप बीती शो एक्टिव हो गया। शो के कुछ शब्द कान में पड़े तो दिव्या ने प्रकाश को चैनल बदलने से रोकते हुए कहा, 1 मिनट प्रकाश, चैनल मत बदलना अभी, सुनो कुछ विशेष कार्यक्रम आ रहा है। प्रकाश ने रिमोट टेबल पर रख दिया। दोनों ध्यान से टीवी की तरफ देख रहे थे। आप बीती शो में प्रसारण हो रहा था। अभी आपने शहर के नए SP MN शांडिल्य के आदेश से की गई कार्रवाई में लंबे समय से चल रहे जोराबाई के कोठे से पुलिस द्वारा छुड़ाई गई युवतियों में से एक जबरन कोठे में बेची गई युवती पद्मा से उसकी दास्तां सुनी। जैसा कि हमने अभी बताया था, उक्त कोठा कई वर्षों से पुलिस व एक प्रभावशाली नेता की मिलीभगत से अवैध रूप से चलाया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां से चरस का भी अवैध कारोबार किया जा रहा था। कोठे की मालकिन जोराबाई को उसके 2 सहायकों सहित आज दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार कोठे से भागे 2 अन्य सहायकों में से एक को अभी कुछ देर पहले पुलिस ने जबरा रोड से गिरफ्त में ले लिया है। वह दूसरे की तलाश जारी है। अब आप एक और सनसनीखेज दास्तां कोठे से छुड़ाई गई एक अन्य युवती रत्ना से सुनेंगे। इस सूचना के साथ ही स्क्रीन पर एक युवती दिखाई दी जिसके चेहरे की आकृति को धुंधलाया गया था। प्रकाश ने दिव्या की ओर अर्थ भरी नजरों से देखा और टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। टीवी पर आई युवती ने बोलना प्रारंभ किया, हेलो, मेरा नाम रत्ना है। मैं शुक्रगुजार हूँ SP आदरणीय सांडेले साहब की, जिन्होंने हमें इस नर्क से आज़ाद करवाया है। मैं पुलिस से गुजारिश भी करूंगी कि मुझे और केतकी को इस पाप नगरी में धकेलने वाले मदन गिरी और उनके साथी दलालों को भी जल्दी ही पकड़े और सख्त से सख्त सजा दिलवाए। मेरी और उस कोठे में बनी मेरी बेस्ट फ्रेंड केतकी की कहानी कुछ बातों के अलावा लगभग एक जैसी है। केतकी और मेरे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी सभी बातें शेयर करती थी। केतकी की कहानी तो मेरी कहानी से भी अधिक दर्दनाक है, इसलिए पहले मैं उसकी कहानी आपके सामने बयां करूंगी। रत्ना ने केतकी की कहानी का वो भाग जो केतकी ने प्रकाश को सुनाया था संक्षेप में बताने के बाद प्रकाश के द्वारा केतकी की गई मदद व महिला आश्रम में प्रवेश दिलाने तक की कहानी सुनाई। वह अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, ये भी सच है
कि केतकी को अगर प्रकाश जैसा फरिश्ता नहीं मिला होता तो उसे महिला आश्रम में जगह नहीं मिल सकती थी। आप कहेंगे कि केतकी मुझसे जुदा हो चुकी थी, फिर मुझे बाद की सभी बातें कैसे मालूम हुई? तो ये मेरे द्वारा आगे बताई जा रही बातों में आप जान पाएंगे। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया केतकी महिला आश्रम में आ गई थी और अच्छे से वहाँ रह रही थी। महिला आश्रम में राम साहे नामक एक समाज सेवी आता था। उसने केतकी को देखा तो वो उसे पसंद आ गई। उसने आश्रम के मैनेजर को केतकी से शादी करने का अपना विचार बताया और फिर केतकी से बात की। केतकी ने कुछ सोच विचार करने के बाद अपने से 2.5 गुना उम्र के उस व्यक्ति से शादी करना मंजूर किया। आश्रम वालों की मदद से उसकी शादी राम साहे से हो गई। राम साहे ने 2-1 माह तक तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में किसी भी पड़ोसी से बात करने पर उस पर शक करने लगा। फिर वो उसके पिछले जीवन के ताने देकर उसके साथ गाली गलौज व मारपीट भी करने लगा। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में घर की घंटी बजाने पर केतकी ने दरवाजा खोला तो 2 आदमियों ने तेजी से घर में घुसकर उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। केतकी को जब होश आया तो वो वापस उसी कोठे में पहुंच चुकी थी। उसने 2-1 दिन बाद मौका मिलने पर मुझे बताया कि मुझसे बिछड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। हमें ये मालूम नहीं हो सका कि उसे वापस कोठे पर पहुंचाने में राम साहे का हाथ था या फिर जोराबाई ही लगातार उसकी टोह में थी। कोठे में वापस आने के दिन से ही वो प्रकाश जी और उसकी मेहरबानियों को याद करती और साथ ही साथ अपनी किस्मत को कोसती हुई दिन रात रोती रहती थी। आप बीती कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने रत्ना को बीच में ही टोक कर पूछा, लेकिन रत्ना, कोठे से बरामद हुई लड़कियों में केतकी नाम की लड़की तो कोई है ही नहीं। साहब, कोठे पर पहुंचने के 7-8 दिन बाद ही उसने अपने गले में दुपट्टे का फंदा डालकर कोठे के आंगन के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। रत्ना ये कहते हुए फपक फपक कर रो पड़ी। वो रोते रोते बोली, वो मेरी बहन जैसी थी साहब। प्रत्युत्तर में कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता कुछ बोल रहा था, किंतु प्रकाश और दिव्या के कान और कुछ भी सुन नहीं पाए। प्रकाश स्तंभित सा टीवी की स्क्रीन की ओर देख रहा था और दिव्या शोका तिरेक में सुबकने लगी थी। कुछ सामान्य होने के बाद प्रकाश ने टीवी को स्विच ऑफ किया। वह दिव्या को संभालने लगा। यह नारी हृदय की कोमलता ही थी कि दिव्या केतकी से केवल एक बार ही मिली थी, किंतु उसकी आंखों से बह रहे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद प्रकाशित होने पर वो बोली, प्रकाश, पेरेंट्स की गैर जिम्मेदारी और उपेक्षा के बाद केतकी ने रोहित की बदमाशी को झेला। मदन गिरी तो जोराबाई का दलाल था ही, लेकिन कोठे में हुई जातियों के बाद राम साहे ने भी उस पर जुल्म ढाया और फिर दुर्भाग्य से वो वापस कोठे पर पहुंच गई। वो मासूम भाग्य की इस खिलवाड़ को सह ना सकी और आखिर में उसने मौत को गले लगा लिया। कितनी बेइंसाफी हुई उस मासूम के साथ। आपकी इतनी मदद भी उसे उबार नहीं सकी। वो फिर रो पड़ी। शांत हो जाओ दिव्या, वक्त की लकीरें तकदीर के इशारे पर ही चलती है। हमारा कोई भी प्रयास उनकी दिशा निर्धारित नहीं कर पाता। प्रकाश ने दिव्या को दिलासा देने का प्रयास किया, वो भी उसे कैसे और कब तक सांत्वना देता, जबकि उसका स्वयं का संयम भी भरभरा उठी आंखों से निकल रहे आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।